So welcoming you back to the class number 3 of the GST amendments। और ये जो amendments हैं मैंने आपको पहले भी brief किया था। These we are covering from the professional news labels के notes में से, because ये सबसे ज़्यादा comprehensive हैं और इसमें सबसे ज़्यादा amendments covered हैं। That's why we are choosing this supplement of the ICSI, जो कि paper number 2 news labels CS प्रोफेशनल का ICSI की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो फर्स्ट 17 पेजेस हम ऑलरेडी 2 क्लासेस के अंदर कवर अप कर चुके थे एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द पेज नंबर 18 ऑनवर्ड्स। सो यहाँ से हमने ये कवर अप करना था, दैट इज अ नोटिफिकेशन नंबर 50/2020 जो कि कब आई 24 जून 2020 को। और वो कहते हैं कि जी ये GSTR दैट इज GST के जो रूल्स हैं 2017 उसके रूल 7 के अंदर कॉम्पोजिशन का एक टेबल था और वो अब हमने अमेंड कर दिया है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या कोई रेट चेंज है, क्या इसमें कोई टेक्निकल चेंज है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। आपको पता ही है जी 10(2) और 10(2)A बाद में सर्विसेज के लिए अलग से एक 6% का कॉम्पोजिशन लेवल लेकर आया गया था। इन्होंने सिर्फ टेबल को मर्ज किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसमें कोई अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपको सिलेबस के दौरान पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था वो भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर्स के लिए इट इज हाफ प्लस हाफ, क्योंकि GST का है ना, इसमें SGST ऑलरेडी एडेड नहीं है, सो इट इज हाफ प्लस हाफ। मैंने आपको 1% ऑफ टर्नओवर नॉट द टैक्सेबल टर्नओवर, ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर। इसमें एग्जम्प्ट भी आएंगे और इसके अंदर निल भी आएंगे और इसके अंदर सारी टर्नओवर आ जाएगी। फिर वो कहते हैं रेस्टोरेंट में अगर आप फॉल कर रहे हैं, इन दैट केस 2.5 + 2.5 5% की आपको कॉम्पोजिशन टैक्स जमा करवाना रहता है। और अगर आप 1 और 2 में फॉल नहीं करते, 1 और 2 में फॉल नहीं करते मतलब ना आप मैन्युफैक्चरर हैं ना आप रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते हैं, मतलब आप कौन है, आप ट्रेडर हैं। इन दैट केस 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है जी। तो इनके लिए भी रेट था 1%, लेकिन यहां पर 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का ही इनको 1% जमा करवाना है। तो अगर ये कोई ट्रेडर है और ये कोई एग्जम्प्ट सप्लाईज भी दे रहा है तो उसके ऊपर कॉम्पोजिशन के अंदर इनको 1% टैक्स जमा करवाने की, हाफ प्लस हाफ 1% टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। दिस वाज अ बेसिक डिफरेंस। मैन्युफैक्चर में उन्होंने वर्ड क्या यूज किया था, टर्नओवर, और यहाँ पे वर्ड यूज किया जी टैक्सेबल टर्नओवर। और जो सेक्शन 2A है जी हमारे पास, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको हमने कहा था 3 + 3 आप 6% भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के लिए जनरल रेट 18% का रहता था। सो सर्विस प्रोवाइडर के लिए हम एक और प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम लेकर आए थे और ये उसी को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। सो ये टेबल के अंदर क्या कोई अमेंडमेंट लेकर आए हैं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया जी। इस पॉइंट को नया ऐड किया गया है जो कि ऑलरेडी पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, अब इसे टेबल के अंदर रेट्स के अंदर अलग से ऐड किया गया है। अगेन सेइंग इसमें क्या कोई अमेंडमेंट है, जी नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं है, इट वाज जस्ट अ रिवीजन। आर वी गुड सो फार? चलिए जी आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सी है जी। एडवांस रूलिंग कोलकाता के अंदर इन्होंने दी है। वो कहता है कि जी एप्लीकेंट जो कि एक्सक्लूसिवली ऐसे गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा है जो कि होली एग्जम्प्ट है, तो ये आपको पढ़ाया गया था कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों में डील करते हो फिर आपको थ्रेशोल्ड देखनी पड़ेगी कि आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गए या नहीं कर गए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ होली एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ये भाई साहब सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहे हैं कि सर मेरे पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, क्या अब मेरे को रजिस्ट्रेशन करवानी है? द आंसर इज बिग यस, अब आपको करवानी है, बिकॉज रिवर्स चार्ज वाला जो सेक्शन है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर उसको ले जाएगा और उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो लेट अस से ये कोई GTA की सर्विसेज ले रहे थे और रिवर्स चार्ज के अंदर इनको टैक्स अगर जमा करवाना है, इन दैट केस इन्होंने कोई एडवोकेट की सर्विसेज ली, कोई स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ली जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज के तहत इनको टैक्स जमा करवाना है, चाहे ये होली एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज में ही डील क्यों ना कर रहे हो, इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ जाएगी। बट अगर आप रिवर्स चार्ज में भी फॉल नहीं करते, इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सो आई बिलीव इट वाज वेरी सिंपल वन।
फाइन, आर वी गुड? चलें आगे। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है जी, सुन लीजिए। एक कंपनी है नीदरलैंड की, ठीक है, और इसका नाम मैं HM रख देता हूँ जी, थोड़ा मुश्किल नाम है इसका, ठीक है। सो इसको हम शॉर्ट में प्यार से HM कहेंगे। और ये कंपनी का की है, नीदरलैंड की है, और इन्होंने इंडिया के अंदर, जयपुर के अंदर एक लाइजन ऑफिस खोला है जी, ठीक है। सो वो कहते हैं द एप्लीकेंट इज द इंडियन ऑफिस ऑफ HM कंपनी, जो कि नीदरलैंड की है। उन्होंने एक लाइजन ऑफिस खोला और प्रॉपर एड्रेस भी गिवन है कि इन्होंने जयपुर के अंदर प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस खोला है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द RBI सब्जेक्ट टू द वेरियस कंडीशंस। द लाइजन ऑफिस डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट रेवेन्यू और द क्लाइंट्स। देखिए लाइजन ऑफिस क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? नीदरलैंड्स के अंदर, और इंडिया में एक इन्होंने ब्रांच खोली है और उसको नाम भी क्या दिया? लाइजन ऑफिस, जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विसेज। सारा काम वहीं से होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑपरेशंस करने ताकि आसान हो जाए, कुछ देना है, कुछ कोई रिप्रेजेंटेशन करनी है, कोई क्लाइंट को कुछ सर्विसेज देनी है, तो वो आसान हो जाए, सिर्फ उसके लिए एक लाइजन ऑफिस खोला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइजन ऑफिस का भी आगे आएगा। इंडिया में कोई भी और रूल नहीं है। क्या इनके पास कोई इंडिया में डिसीजन मेकिंग पावर है? वो कहते हैं नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग पावर भी इनके पास नहीं है। सारा काम HO ही कर रहा है। इंडिया में सिर्फ एक लाइजन ऑफिस खोला, तो इन्होंने सिर्फ ये बात पूछी कि लाइजन ऑफिस भी यहां से कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा, बिल भी कहां का कटता है? HO का। नीदरलैंड्स में जो हमारा हेड ऑफिस है उसी का बिल कटता है, सारा रेवेन्यू उधर से जाता है। लाइजन ऑफिस के अंदर जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको HO से सिर्फ सैलरीज, पर्क, रेम्यूनरेशन वगैरह आ जाती है। इंडिया से वो कुछ नहीं कमाते। क्वेश्चन ये पूछा गया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से कि सर क्या ये लाइजन ऑफिस को इंडिया के अंदर GST जमा करवाना है या फिर इनको इंडिया में GST नंबर लेना है? दोनों का आंसर आया हम लोग, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कोई भी काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने HO के काम को आसान कर रहे थे। रीड करते हैं जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। HM लिमिटेड ये इनकॉर्पोरेटेड है जी नीदरलैंड्स के अंदर, और इन्होंने एक इंडिया में लाइजन ऑफिस खोला जी जयपुर के अंदर। कब खोला? 18 दिसंबर 2007 को। और RBI से जो परमिशन लेनी थी वो परमिशन मिली। द लाइजन ऑफिस डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट रेवेन्यू और द क्लाइंट्स। द ऑफिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ लाइजनिंग विद द सप्लायर्स विद रिगार्ड टू द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द गुड्स। द परचेज ऑर्डर एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स वो HO ने ही किए, और लाइजन ऑफिस का कोई भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी क्लाइंट के साथ नहीं था। पेमेंट भी HO को डायरेक्टली ही जाती थी, और लाइजन ऑफिस के जितने भी खर्चे होते थे वो HO एज पर द RBI इंस्ट्रक्शन उनको ट्रांसफर कर देता था, ताकि इंडिया के अंदर खर्चा पानी उनका चलता रहे। देयर इज नो अमाउंट चार्ज बाय द लाइजन ऑफिस फ्रॉम द HO फॉर एनी सर्विस। और ये क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ वहां से सैलरी और एक्सपेंसेस HO से रिकवर कर रहे थे। HO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, और एम्प्लॉइज को जो भी बेनिफिट देने हैं वो HO नहीं देने हैं। यहां पर आगे देखिए उसने ना खाली ही छोड़ दिया, जजमेंट इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए। आगे क्या है तो मैंने ये जजमेंट का स्क्रीनशॉट आपके लिए, रूलिंग जो आई है जी वो यहां से मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं, सो आप एक बार बोर्ड पे मेरे साथ पढ़ेंगे। थोड़ा मैं यस If the liaison office in India does not render any, क्योंकि मैंने आपको बोला इंडिया में जो liaison ऑफिस था वो कोई भी सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं दे रहा था विदाउट और with the consideration, and the liaison office does not have any significant commitment powers except those which are required for the normal functioning of the HO on the behalf of the HO. तो HO से जो भी उनको एक्सपेंसेस और सैलरी की रीइंबर्समेंट आ रही थी वो GST के लिए लायबल नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2 हमने पूछा था क्या लाइजन ऑफिस को इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि जी उनको GST में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। समहाउ ये जो सप्लीमेंट ICSI का था उसके अंदर उन्होंने वो जजमेंट आगे बताई ही नहीं कि चल क्या रहा है, अल्टीमेट फैसला आया क्या वो उन्होंने बताया ही नहीं। सो आई बिलीव यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि वो इंडिया में कोई भी डायरेक्ट उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई सर्विसेज वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे भी नहीं रहे थे, HO को सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे जी इंडिया से। इन दैट केस जो भी खर्चा था वो HO उनको रीइंबर्स कर देता था, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा और इनको भी GST नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द जजमेंट। आर वी गुड सो फार?
चलिए आगे आइए जी, अगले पेज के ऊपर आ रहे हैं जी। जो नेक्स्ट केस है हमारे पास वो मॉडर्न पाइप इंडस्ट्रीज का है वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, कुछ असेसीज के, कुछ पर्सन के ना ग्रह चाली थोड़े से बुरे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनकी कंप्लीट स्टोरी बता देता हूँ। ये एक पार्टनरशिप फर्म थी जी। ठीक है, सबसे पहले ये वैट में रजिस्टर्ड थे। ठीक है, ये गुड्स में डील करते होंगे और जीएसटी के आने से पहले ये वैट में रजिस्टर्ड थे और बाद में इनको वैट से जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर दिया गया। यहां तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इनके साथ गलत क्या हुआ, ये एक पार्टनरशिप फर्म थी और जीएसटी के अंदर इनको एज अ प्रोप्राइटर रजिस्टर कर दिया गया, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, डिपार्टमेंट की तरफ से एरर था। दूसरी बात ये कहते हैं कि सर जब मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता हूं जीएसटीएन के ऊपर और वहां से अपना आरईजी 6 डाउनलोड कर रहा हूं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहा हूं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मेरा डाउनलोड नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें एरर है। उसमें लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर हैं आप और डिटेल भी सिर्फ एक पर्सन की होगी, सभी पार्टनर्स की डिटेल भी नहीं होगी। तो वो कहते हैं जब मैं लॉगिन करता हूं तो मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा। तो इन्होंने केस कर दिया जी स्टेट ऑफ यूपी के ऊपर और गवर्नमेंट ने कहा इन द फेवर ऑफ दिस कि एक तो इनकी रजिस्ट्रेशन ठीक किया जाए और इनका सर्टिफिकेट भी इनको प्रोवाइड किया जाए। Fine. So it was very simple. So High Court of the Allahabad opined that where the assessee जो कि एक थी firm, instead of, जबकि उसके पास GST का ID पासवर्ड भी है, डिपार्टमेंट ने उसको दिया, they were not able to access the registration certificate. जब वो लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखते थे तो वो उनको मिलता नहीं था। तो revenue was asked to inform if any arrangement has been done to resolve. तो हमने कहा कि प्लीज इसको रिजॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और इसकी रूलिंग भी मैंने यहाँ पर दोबारा से आपको दी है। सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर द पर्सन लायबल फॉर द असेसी पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने ये इसी केस की रूलिंग मैंने आपको यहाँ पे बताई है। सो दे फाइल्ड अ पिटीशन कंटेंडेड दैट इवन दो उनके पास जीएसटी का आईडी पासवर्ड था बट ऑन लॉगिंग in with the said ID password it was not able to access the registration certificate of the firm which was migrated to the GST। पहले VAT में थे और ये बाद में GST के अंदर आ गए। whether the revenue was asked कि आपने कुछ अरेंजमेंट किया या नहीं, और उनके फेवर में आया जी कि रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल और रेवेन्यू को प्रॉपर अरेंजमेंट करके जल्दी से जल्दी इनको रजिस्ट्रेशन ठीक करनी पड़ेगी। और मैंने आपको कंप्लीट पिक्चर बताई। एक्चुअली इन्होंने 2 केसेस किए थे, एक कि हमें प्रोप्राइटर क्यों बना दिया, दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ पर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाली जजमेंट तो सप्लीमेंट में है, लेकिन पार्टनरशिप से प्रोप्राइटर क्यों बना दिया वो वाली भी इनके फेवर में ही आई थी कि प्लीज काइंडली डू द नीडफुल अमेंडमेंट्स और इनको ठीक किया जाए। आगे आ रहे हैं जी, ये भी फास्ट रीड है जी। राजीवन वीएन वर्सेस द सेंट्रल टैक्स ऑफिसर फर्स्ट सर्कल कोचीन। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए थे जी और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। ठीक है, सो डिपार्टमेंट ने इनको कहा कि जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर तो अगर आप लेना चाहते हैं तो या फिर तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दीजिए, कम क्यों है डिस्क्रिपेंसी हमें एक्सप्लेन कर दो या फिर फ्रेश अप्लाई कर दो। ठीक है, और इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, और चैलेंज में भी फेवर में नहीं आया, यही बात आई कि जी या फिर तो डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन कर दो कि कम डॉक्यूमेंट्स क्यों दे रहे हो या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा अप्लाई कर दो। रीड कर लेते हैं। The petitioner's application for the registration under the Act was rejected by the competent authority। क्यों रिजेक्ट हुई? For the reason that the petitioner did not submit explanation regarding the discrepancy in the documents। कि आपके डॉक्यूमेंट्स कम क्यों हैं उनसे पूछा गया। Submitted by him with the said application। The respondent central tax officer submitted that if the petitioner submits a fresh application with the requisite documents तो हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे या फिर आप हमें एक्सप्लेन कर दो। मैं भी आपको यही बात बोल रहा हूँ, या फिर तो डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन कर दो कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं सबमिट करवा रहे, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स अगर कर देते हो तो एक फ्रेश एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। सो द हाई कोर्ट ऑफ द केरला void its order dated 1st February 2018 opined that the petitioner was free to prefer the fresh application for the registration with the requisite document। अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कंसीडर करेगी। अभी गुड, चलिए जी आगे आते हैं। नेक्स्ट है जी अनिल कुमार अग्रवाल की और 2020 की है, स्टार मार्क करेंगे जी। वेरी 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 फाइन जजमेंट।
बहुत अच्छी जजमेंट है और मेरे को ऐसा लगा कि ये जजमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो हमारी क्लास के बच्चे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको कर्नाटका में एडवांस रूलिंग लेने की क्या ज़रूरत है, हमारी क्लास में बड़े होशियार बच्चे हैं, आप उनके पास आ जाते तो वो भी बता देते हैं। क्या है मैं आपको बता देता हूँ जी। मिस्टर अग्रवाल है, मिस्टर A.K. अग्रवाल है, इनको कुछ रिसीट्स आ रही है, ठीक है, और ये रिसीट्स की जो अमाउंट है ये 20 लाख 40 लाख को एक्सीड करती है। ठीक है, अब ये आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरे को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं करवानी है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो इनकी अमाउंट्स नहीं गिवन, मैं मान के चलता हूं हर एक आइटम 50 लाख की है, हर एक आइटम 50 लाख की है, तो वो अब कंसीडर करनी है या नहीं करनी है ये आप बताएंगे जी। अब आप सोचे कि सर आगे से देख लेते हैं, तो फिर ICSI के सप्लीमेंट के अंदर जी उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है, जजमेंट नहीं दी जी। ठीक है, सो नो हेल्प। ठीक है, सो आइए जी पढ़ते हैं। कहता है कि जी पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है। इनकम टैक्स में पढ़ा ना आपने, ठीक है, जिसके अंदर असेसमेंट ऑफ द पार्टनर किया, जिसमें हमने कहा कि जी पार्टनर को कितनी सैलरी मिल सकती है, तो हमने कहा एज पर द डीड और एज पर द एक्ट विच एवर इज लेस। और वो जो सैलरी थी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती थी पार्टनर के? PGBP हेड के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट भी जो मिलता था ऑन द कैपिटल वो भी कहां पे टैक्सेबल होता था? PGBP हेड के अंदर, क्योंकि हम कहते थे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नॉट देयर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ABC पार्टनरशिप फर्म से मिस्टर A को सैलरी मिल रही है 50 लाख रुपए की। ठीक है, सो इन दैट केस मिस्टर A पूछ रहे हैं कि सर GST में रजिस्ट्रेशन करवाएं कि ना करवाएं, मैं थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर गया या नहीं कर गया। हाउ मेनी ऑफ यू से सर यस? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से नो? ज्यादातर नलायक उठा ही है जी, जो जवाब देने की हालत में भी नहीं है, जबकि पेपर को कुछ खास दिन बचे नहीं है। How many of you say yes? No one. How many of you say no? कि सर ये कंसीडर नहीं। क्यों कंसीडर नहीं? Majority of the students are saying no. तो आप no क्यों कह रहे हो? Anyone? अच्छा, लॉजिक कोई नहीं है, गट फील है ना? तो जीएसटी के प्रिंसिपल में मेरे हिसाब से नहीं आएगी सैलरी वाला पॉइंट। सर ये तो इसकी इनकम है ना, गुड्स और सर्विसेज, ये तो इनकम टैक्स में आएगी, इनकम टैक्स में जाएगी। जीएसटी में तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस लेता हूँ, वो इनकम टैक्स के पर्व्यू में आता है जी, उस फीस के ऊपर मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ता है, उस पर GST नहीं लगेगा। ये क्या लॉजिक है कि इनकम है तो इनकम टैक्स में आएगा, GST में नहीं आएगा? बल्कि GST में तो ग्रॉस अमाउंट आती है। 10,000 मेरी फीस है, तो उसमें से मैंने कहा 4,000 मेरा खर्चा हो गया, इनकम टैक्स वाले कहते हैं सिर्फ 6,000 पे आप इनकम टैक्स देते हो, बल्कि GST तो पूरे 10,000 पे लगता है। सर बट ये पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को मिल रही है ना, ये कस्टमर से नहीं मिल रही है, इसलिए। ओके, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है, दोनों के पैन नंबर अलग अलग नहीं है, दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग नहीं जाएंगे, दोनों के GST नंबर अलग अलग नहीं हो सकते। सर बट ये तो फिर सेम ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाएगा ना, पहले उसने जब पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया। ये लॉजिक GST में नहीं चलता, ITC मिल जाएगा। वो इनकम टैक्स में चलता है कि जी डबल टैक्स लगा दिया, GST में थोड़ी ना होता, उसमें तो ITC मिल जाता है आपको। और मैं तो साफ साफ कहता हूं कि जी पार्टनर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पार्टनरशिप फर्म, और जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म उनको पे कर रही है, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और GST लगना चाहिए। आपको मेरे लॉजिक समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको इस जजमेंट की बात बताता हूं जी। उन्होंने कहा सैलरी है, एम्प्लॉय, ठीक है, इनकम टैक्स से बिल्कुल उल्टी बात बोली इन्होंने इस जजमेंट में। ठीक है, इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि सैलरी हेड में जाने नहीं देंगे ये 50 लाख रुपए, PGBP हेड में टैक्सेबल करो, क्योंकि सैलरी हेड में सिर्फ वो इनकम जाती है जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने कहा कि जी अगर ये वर्किंग पार्टनर है, अगर ये वर्किंग पार्टनर तो फुल टाइम वहां पे एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई को जो भी मिलता है वो सप्लाई के स्कोप से बाहर है। ठीक है, हेंस
ये 50 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वी हैव टू गो बाय द जजमेंट, ठीक है। सो इन दैट केस इनकम टैक्स से बिल्कुल उल्टी बात इन्होंने बोली और वो कहते हैं कि जी ये सैलरी ही है और सैलरी हेड के अंदर जाएगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज दैट। मैं रीड करवाता हूँ जी आपको, ये देखिए जी, ये जजमेंट मैं पूरी आपके लिए कॉपी करके लेकर आया हूँ, ठीक है। आप पढ़ लीजिए बिकॉज आपके नोट्स में तो ये है नहीं। सो कहते हैं द एप्लीकेंट इज इन द रिसीट ऑफ सर्टेन अमाउंट, जिसको हम क्या कह के दे रहे हैं, पार्टनर सैलरी फ्रॉम द फर्म वेयर द एप्लीकेंट इज ऑल्सो अ पार्टनर। The applicant has not furnished any document relevant to the issue such as the copy of agreement, appointment order, so as to decide कि आप employee हैं या नहीं हैं. In case if the applicant is working and getting the salary and then the salary is neither the supply of goods or services in the clause 1 of the schedule 3. Further, if the applicant is in the receipt of the amount towards his share of the profit from the partnership firm, again ये GST के purview के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जी बिकॉज आपने इसको बताया नहीं है, हमारे पास कंप्लीट एग्रीमेंट नहीं आया, पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉपर डीड नहीं आई है, तो वो कहते हैं कि जी इन दैट केस अगर ये सैलरी है तो भी ये नहीं आनी है और अगर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप कहते हैं तो भी ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट जनरली सैलरी हम पार्टनर को नहीं मानते हैं एम्प्लॉय। ईदर वे वो उसने दोनों पॉइंट्स कवर किए। वो कहते हैं कि जी अगर ये एम्प्लॉय है, ठीक है, इन दैट केस अगर ये सैलरी ही है तो भी इसे इंक्लूड नहीं करना और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्होंने भी कहा कि हमें भी फैक्ट्स क्लियर नहीं है एप्लीकेशन के अंदर। चलें वापस सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जी, सैलरी एज अ डायरेक्टर फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये मिस्टर अग्रवाल को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सैलरी मिलती है जी एज ए डायरेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टर वाला तो जी कल मैंने आपको कॉम्प्रीहेंड किया था जिसपे सर्कुलर पढ़ा था और जस्ट विच वाज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी। सेम बात इन्होंने भी बोली कि अगर तो ये इंडिपेंडेंट है और एम्प्लॉय नहीं है, इन दैट केस फिर तो ये जीएसटी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। बट अगर ये होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है और एम्प्लॉय है जी कंपनी का, फिर ये जो पैसे मिल रहे हैं ये भी जीएसटी के अंदर कवर नहीं होंगे, फॉल नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आर वी गुड? यहां तक ठीक है? 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। आगे चलते हैं जी। आगे जो पॉइंट नंबर सी डी ई एफ सारे बॉटम तक हैं जी, सबके अंदर एक वर्ड कॉमन है, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट जो है वो जीएसटी के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से नो? मैं क्वेश्चन रिपीट कर, ठीक है। 2 चीजें मैंने ये पूछा कि जी जीएसटी अप्लाई होगा इसके ऊपर कि नहीं होगा। सेकेंड इज जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए ये अमाउंट कंसीडर करनी है या नहीं करनी है। 2 चीजें, ठीक है। क्योंकि जीएसटी के लिए हम क्या कहते हैं कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी कि वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड करी कि नहीं करी, ठीक है। सो इन दैट केस मैं ये अभी नहीं पूछ रहा कि जीएसटी लगा कि नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त मिस्टर अग्रवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवानी है कि नहीं, तब ये सारी इंटरेस्ट की अमाउंट्स ऐड होंगी या नहीं होंगी। दैट इज माय क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू से यस दीज अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड? सर फाइनेंशियल जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके केस में होएगी ये ऐड, और जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके केस में नहीं होएगी। ठीक है जी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है जी, इसमें ऐसा तो कोई फंडा नहीं है कि फाइनेंशियल्स अगर बैंक से हैं तो ये इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और अगर मैं कहीं पे एफडी का इंटरेस्ट ले रहा हूँ, रिश्तेदार से इंटरेस्ट ले रहा हूँ, या पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहा हूँ, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसी कोई बाइफिकेशन जीएसटी में नहीं है, नंबर 1। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से नो कि सर ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है जितनी भी 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपया है,
ये जीएसटी के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड देखेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करनी है, ना यस ना नो। द आंसर इज यस, दे विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है। यूज ऑफ मनी, ठीक है, यूज ऑफ मनी इज इंक्लूडेड इन द सप्लाई, और इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है बाद में एग्जम्पशंस के अंदर, ठीक है। और जब आप एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं ऑफ अ पर्सन हु इज सप्लाइंग एग्जम्प्ट एज वेल एज नॉन एग्जम्प्ट और द टैक्सेबल सप्लाई, तो दोनों ऐड होती है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो ये टैक्सेबल सप्लाईज दे रहा है, वो टैक्सेबल है ना, और इंटरेस्ट अगर इसे मिल रहा है तो इंटरेस्ट भी ऐड होगा, इंटरेस्ट भी ऐड होगा बिकॉज इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट सप्लाई। आप मेरे से पूछेंगे सर फिर ये पार्टनर सैलरी भी ले लेते, पार्टनर सैलरी इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। शेड्यूल 3 जब सप्लाई की डेफिनेशन आती है तो उसमें आता है कि जी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो भी पे किया जाता है दैट इज नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, वो सप्लाई से बाहर है। लेकिन इंटरेस्ट इज अ सप्लाई ऑल्दो एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर मैं ये पूछ रहा था कि इसके ऊपर जीएसटी पे करना है कि नहीं, तो जीएसटी नहीं पे करना, लेकिन क्या ये सप्लाई है? द आंसर इज यस। आर वी गुड? अगले पेज पे आ रहे हैं, तो पॉइंट नंबर एन हमारा कवर हो गया क्योंकि ये भी इंटरेस्ट का है, एन भी कवर हो गया, इंटरेस्ट का है, ओ पी तक हमारे कवर हो जाते हैं जी। मैं नीचे से शुरू करना चाहता हूं जी, फॉर सम रीजन। आइए जी पहले ये बताइए, वो कहता है कि जी मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे थे, इस साल 50 लाख के बेच दिए, कैपिटल गेन हुआ जी 40 लाख रुपए का। जीएसटी में रजिस्टर करवाएं कि ना करवाएं इस वजह से। पॉइंट नंबर यू, सारा बाकी को छोड़ दो, सिर्फ इस वजह से थ्रेशोल्ड के अंदर ये 40 लाख या 50 लाख या 10 लाख, मेरे को नहीं पता, इनकम टैक्स में शायद कोई 40 लाख देखना चाहता होगा कि सर इनकम बताओ कितनी है। जीएसटी में तो मैं मेरे ख्याल से ये अमाउंट देख के ज्यादा खुश हूं कि सर 50 लाख पे आपका फोकस होना चाहिए। जीएसटी ग्रॉस पे लगता है, सिर्फ इनकम पोर्शन पे नहीं लगता, ये सर नो, ठीक है। सो इसमें पहले कौन सी अमाउंट कंसीडर करने वाली है वो सेटल कर लेते हैं, 40 लाख या 50 लाख। तो 40 लाख नहीं, वो इनकम टैक्स में हम देखते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम से मतलब होता है। 10 लाख के शेयर 50 लाख के बेचे, तो इस साल के दौरान मैंने शेयर्स दिए जी 50 लाख के, और उसके बदले में मुझे कंसीडरेशन कितनी मिली? 50 लाख रुपए की। तो ये 50 लाख रुपए मेरी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के वक्त इंक्लूड करें एग्रीगेट टर्नओवर में या ना करें? हाउ मेनी ऑफ यू से नो? How many of you say yes? कि ये 50 लाख रुपए जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। द करेक्ट आंसर इज नॉट टू बी कंसीडर। क्यों नहीं कंसीडर करने? क्योंकि गुड्स और सर्विसेज 252 और 2102 दोनों की डेफिनेशंस में से शेयर्स को एक्सक्लूड किया गया। तो जो चीज गुड्स और सर्विसेज ही नहीं है वो सप्लाई में कहां से आ जाएगी? अगेन ये एग्जम्प्ट नहीं है, ये ना गुड्स में क्वालिफाई होते हैं ना सर्विसेज में, बिकॉज सिक्योरिटीज वर्ड जब उन्होंने वहां पर लिखा तो इसे एक्सक्लूड किया था जी। रेजिडेंशियल रेंट रिसीव हुआ जी, इनके पास 2-4 बंगलो होंगे, एक बंगलो इन्होंने रेंट पे दिया जी 60 लाख के लिए, 60 लाख। अब जीएसटी में रजिस्टर करवाते वक्त ये 60 लाख रुपए कंसीडर होंगे या नहीं होंगे? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू से सर यस, इट इज टू बी कंसीडर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज? हाउ मेनी ऑफ यू से सर नो, नॉट टू बी कंसीडर्ड, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस? रेजिडेंशियल रेंट, that shows कि आप कितने prepared हैं पेपर के लिए। The answer is it is to be considered. The answer is yes, it is to be considered. ये 60 लाख रुपए कंसीडर किए जाएंगे। Although इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा।
ठीक है, एग्जम्प्टेड है, बट एग्जम्प्टेड तो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किए जाते हैं। पॉइंट नंबर एस के ऊपर आते हैं जी, रेंट ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। इनके पास जी कोई शॉप वगैरह भी थी, कोई ऑफिस था, ठीक है जी, किसी मॉल के अंदर कोई जगह थी इनके पास, वो इन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, तो ये कंसीडर होगी कि नहीं होगी? 60 लाख रुपए का रेंट यहां से आ रहा है जी, कंसीडर करें कि ना करें? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से नो? ठीक है जी, मेरे को इन सभी पॉइंट्स में ए से लेकर यू तक सबसे इजी ये लग रहा था, तो अगर यहां पर भी आप साइलेंट हैं, ठीक है, देन बहुत ही शर्मनाक बात है जी। दिस वाज द इजीएस्ट थिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और कॉमर्शियल है, इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? ये तो टैक्सेबल भी है और ये तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी आएगी, इससे आसान क्या हो सकता था? सो द आंसर इज बिग यस, इट इज टू बी कंसीडर्ड। डिविडेंड ऑन द शेयर्स, इनके पास किसी कंपनी के शेयर थे जी, वहां से 60 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव हुआ है, इस डिविडेंड को एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करें या ना करें? हाउ मेनी ऑफ यू से सर यस टू बी इंक्लूड? जीएसटी की रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन पे तो आया ही नहीं कि जीएसटी इस पे लगेगा कि नहीं, अभी तो सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि ये टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करें कि ना करें? हाउ मेनी ऑफ यू से सर यस टू बी इंक्लूडेड? ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो सर नॉट टू बी इंक्लूडेड? ये जीएसटी की एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है जी, बट मैं वैसे आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे हैंड रेज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, दे आर द बिगेस्ट लूजर, दे आर नॉट टेकिंग एनी चांस, ठीक है। अगर आप हैंड रेज करते हैं, जो भी आपकी गट फील है, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम एंड यू आर हैविंग द फुल राइट टू बी रॉन्ग, यहाँ पे आप सीखने ही तो आते हैं, ठीक है। तो पेपर में भी अगर आप कोई चांस ही नहीं लेते तो अगेन डेफिनेट जीरो, बट अगर आप येस नो कुछ तो करें तो शायद 50% चांस है कि आप ठीक ही हो, ठीक है। सो इन दैट केस डिविडेंड के केस में जी उन्होंने कहा द आंसर इज नो, नॉट टू बी कंसीडर्ड, क्योंकि उन्होंने कहा ये शेयर्स से रिलेटेड है। जब शेयर्स को एक्सक्लूड किया तो शेयर्स के अगेंस्ट जो भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो भी पैसे मिल रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। मैं जजमेंट से पढ़ाता हूँ जी आपको। सर इसका मतलब है सिक्योरिटीज के रिलेटेड हम जो भी पैसा भी पे करेंगे वो भी नहीं होगा इंक्लूडेड इन सिक्योरिटी, इंक्लूड्स एवरी सिक्योरिटी कंपनी अंडर इट। सी ये कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। अब सिक्योरिटीज में तो आप कहेंगे सर डिबेंचर का इंटरेस्ट, है ना, और इंटरेस्ट को तो इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं जी, जजमेंट है थोड़ा सा। द एप्लीकेंट इज आल्सो इन द रिसीट of income out of the maturity proceeds of the LIC dividend on the shares। तो यहाँ पे वो कहता है कि सिक्योरिटीज का मतलब जो है उसमें शेयर बॉन्ड सब कुछ आ जाते हैं, एंड सिक्योरिटीज को एक्सप्लिसिटली नाम लेकर बाहर निकाला गया दोनों डेफिनेशन में से, 252 और 102 में से। इन द इंस्टेंट केस जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है और जो कैपिटल गेन आपको आ रहा है वो शेयर से ही रिलेटेड है। द इनकम अर्न्ड इन रिलेशन टू इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द मनी। Therefore, this income earned out of the shares, which is to be excluded from the definition of the goods and services, तो वो that's why उन्होंने कहा कि जी डिविडेंड को भी आपने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट नया था जी। शेयर्स का कैपिटल गेन वाज इजी, ठीक है, वो तो जिसको डेफिनेशन पता थी उसको समझ में आ जाना चाहिए था, बट डिविडेंड वाला एक नया पॉइंट है। और वो कहते हैं कि जी LIC से पॉलिसी करवा रखी थी, आज मैच्योर हो गई। दो ही तरह से मैच्योर होती है, या फिर तो जिसके नाम की पॉलिसी है उसको कुछ हो जाए, या फिर वो सर्वाइव कर जाए। तो लेटर से इनकी 10 साल की पॉलिसी थी, 10 साल ये सर्वाइव कर गए, अब LIC इनको इनका रुपया वापस कर रही है विद बोनस, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ, लेटर से ये 5 लाख रुपया हर महीने देते थे, तो 12 सालों में इन्होंने कितना दिया? 60 लाख। आज इनको मिल रहे हैं 80 लाख वापस, क्योंकि इनको कुछ हुआ नहीं, 12 साल के दौरान इनको कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने 60 लाख दिया था और अब 12 साल के बाद इनको कंपनी 80 लाख रुपया वापस कर रही है। ये 80 लाख की बात हो रही है कि जी ये टैक्सेबल करें कि ना करें। हाउ मेनी ऑफ यू से सर यस? मैंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया आपसे कि जीएसटी इसके ऊपर टैक्सेबल है कि नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर में ये 80 लाख इंक्लूड करें कि ना करें? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? हाउ मेनी ऑफ यू से नो?
मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यस की तरफ हैं जी, इन द मेजॉरिटी इज रॉन्ग। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि ये पर्सन मिस्टर ए ने LIC को सप्लाई ऑफ गुड्स दिए हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिए ना, दिया क्या है? LIC इज द सर्विस प्रोवाइडर। जब LIC को ये 5 लाख रुपया देते थे ना तब GST लगेगा, बट आज जब इनको 80 लाख रुपया वापस मिल रहा है आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट और द यूलिप में से इन्वेस्ट करके, जब 80 लाख वापस मिल रहा है, तो आप जिन्होंने भी कहा कि सर ये सप्लाई है, ठीक है, इस क्वेश्चन को तो बाद में डील करेंगे कि एग्जाम्प्ट है कि टैक्सेबल है। आप सबने जब हाथ रेज किया तो आपने ये बात बोल दी कि सर ये सप्लाई है। तो कौन सी सप्लाई है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है? मिस्टर ए के अग्रवाल ने LIC को क्या दिया है? गुड्स दिए, सर्विसेज दिए, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, वो तो रेसिपिएंट है। ये नहीं आएगा जी, ये 80 लाख रुपया कहीं पे नहीं आएगा। सप्लाई के कौन से सेक्शन में आपने कवर कर दिया मेरे को नहीं पता लगा। ध्यान से पढ़िए प्लीज। वो LIC एजेंट को, जब एजेंट LIC की पॉलिसी बेच कर आता है तो LIC का जो भी लाइफ इंश्योरेंस का जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है वो अपने एजेंट को जो कमीशन पे करेगा उस पर रिवर्स चार्ज है। तो सर हमने ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम इतनी सारी इंक्लूड करी है उसमें कौन सी सप्लाई और किस चीज की सप्लाई है? यूज ऑफ मनी, यू आर यूजिंग माय मनी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बैंक मेरे को लोन देता है जी 1 करोड़ रुपए, तो उस सर्विसेज के अगेंस्ट मैं उसको इंटरेस्ट पे करता हूँ, 1 करोड़ तो वापस करूंगा ही, बट क्योंकि मैं किसी और का पैसा यूज कर रहा था, फाइनेंशियल सर्विसेज है ना। तो इसमें भी तो हम ये कह सकते हैं कि 60 लाख लेकर तो वो हमको 80 दे रहे हैं, तो हमारा वो पैसा यूज ही कर रहे होंगे। सभी को एक ही टाइम पे पेमेंट तो मिलती नहीं होगी, जो हमने एज ए प्रीमियम दिया हुआ है तो वो भी तो यूटिलाइज हो ही रहा है। और अगर मैंने इसके लिए यस बोला था, मैंने सिर्फ एक ये इंट्यूशन लेकर बोला था कि इट इज एन एग्जाम सप्लाई एंड एग्रीगेट टर्नओवर में इट इज नॉट विद द कंसीडरेशन ऑफ द सप्लाई। और जब उसको मना किया था तो उसको किया था कि वो सप्लाई ही नहीं है। सी इंटरेस्ट इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? आप मेरा पैसा यूज कर रहे हो जिसके लिए हर साल आप मेरे को इंटरेस्ट पे करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली और 6 मंथली, जैसे भी, ठीक है। दैट इज द कंसिडरेशन फॉर द सर्विसेज, ठीक है, जिसको हमने कहा कि ये यूज ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड किया था और बाद में इसको एग्जम्प्ट कर दिया कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, रीन्यूअल चार्जेस हैं, करेंसी कन्वर्जन चार्जेस हैं, उन सब के ऊपर GST लगाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट को हमने एग्जम्प्ट कर दिया, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी को कोई लोन नहीं दे रहा था, मैंने प्रीमियम पे किया था, जिस पे मैंने कहा कि आप मेरा लाइफ कवर करोगे 12 साल के लिए, बट द पॉलिसी का प्रोडक्ट ऐसा था कि अगर 12 साल में सर्वाइव कर जाता हूँ तो मुझे पैसा वापस मिलेगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि उन्होंने मेरा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया होता, बट दे वर प्रोवाइडिंग मी द इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। आज जब 80 लाख रुपया वापस आ रहा है, मेरा बस क्वेश्चन यही है कि ये कौन सी सप्लाई है? जब मैं 5 लाख रुपया दे रहा था तब वो मुझे इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रहे थे, मैं यहाँ पे रेसिपिएंट हूँ, बट अगर आज इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 80 लाख रुपया पे कर रही है तो मैंने उनको क्या प्रोवाइड किया? मेरे को ये नहीं समझ में आया। मैं तो अपना प्रीमियम पे किया था और प्रोडक्ट ऐसा था। सो इसमें से LIC वाला भी पढ़ लेते हैं जी, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, कि उस पे उन्होंने यस 7.12 के अंदर उन्होंने बोला, कहता है कि जी उसे मैच्योरिटी के अंदर भी ये पैसे मिले, और वो कहता है कि ये जो इनकम है वुड बी रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज ऑन द क्लोजर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिक्वेंटली ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द सेड पॉलिसीज, द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी इज टैक्सेबल, ठीक है जी। जो प्रीमियम जब मैं 5 लाख रुपया पे कर रहा था उस पर तो GST लगेगा, बीइंग द कंसीडरेशन फॉर द सर्विसेज, सर्विसेज किसने प्रोवाइड की? इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कस्टमर को प्रोवाइड की, ठीक है, कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो हम आपके नॉमिनी को इतना रुपया पे करेंगे। Therefore, on the completion of the said contract or the maturity of the policy, there would be no service involved between the policy holder and the insurance company. आज तो वो पॉलिसी खत्म हो गई,
अब तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो खत्म हुआ। देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट रेलिवेंट टू द एग्रीगेट टर्नओवर, और वो कभी भी इंक्लूड नहीं, क्योंकि वो जीएसटी के अंदर कहीं पे भी सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही। मैं फिर से यही बात पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या सप्लाई किया। अगर आज उन्होंने मेरे को 80 लाख रुपया दिया तो मैंने उनको सप्लाई क्या किया? कुछ भी नहीं, ये तो मेरा ही पैसा मुझे वापस आ रहा है। बट उन्होंने तो सप्लाई किया, वो तो उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं भैया, तो उनका सप्लाई है ना, तो उनकी टर्नओवर में ऐड होगा। रेसिपिएंट की टर्नओवर में थोड़ी ना ऐड करोगे, मैं तो रेसिपिएंट। और वो करेंगे, वो तो सप्लाई करेंगे 60 लाख रुपया उनकी टर्नओवर में 60 लाख आएगा, क्योंकि उन्होंने 60 लाख रुपया रिसीव किया है। सर एफडी पे भी तो वही फिर सेम केस ही हो जाएगा, उसी पे पैसा उसी को मिल रहा है। I don't know how you are mixing the insurance with the financial services. It is not the use of money. मैंने उनको लोन नहीं दिया था, ठीक है, कि कल मेरे को कुछ हो जाए तो आप मेरी फैमिली को मेरा लोन रीपे कर देगा, मैंने इंश्योरेंस करवाई थी। आइए जी, ये रूलिंग जो मिसिंग है जी नोट्स के अंदर, मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दी है। तो वो कहता है कि जी ये सब कुछ इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? कहते हैं कि अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे सैलरी या रेम्यूनरेशन ले रहे थे, वो इंक्लूड होगा। सेकेंडली, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होगा, ऑल्दो एग्जाम्प्ट, लेकिन एग्जाम्प्ट भी तो आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं द वैल्यूज ऑफ द अमाउंट एक्सटेंडेड एज अ डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, जिसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा था, वो सब कुछ भी इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आर वी गुड यहां तक? ठीक। और हमने क्या कहा? द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेंटिंग इज टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर, जबकि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बाकी सब कुछ जो पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया। सो दिस वाज द रूलिंग जो उसके अंदर आई थी, जो आपके नोट्स में दी ही नहीं थी, इन्होंने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया। तो आपने एक एक के आगे लिख ही लिया कि कौन सी आपने एग्रीगेट टर्नओवर में लेनी है और कौन सी आपने नहीं लेनी है। आर वी गुड टू मूव? चलेंगे आगे। बहुत सिंपल सा है जी। इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की कि मेरे जो गुड्स हैं ये डिटेन करके ले गए जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 129 ऑफ द सीजीएसटी एंड द केरला का एसजीएसटी। ठीक है जी, स्टेट एक्ट सबके अलग अलग हैं और सीजीएसटी देश में एक ही है। ठीक है, सो सीजीएसटी एक्ट को ही हम आपको पढ़ाते हैं, स्टेट एक्ट्स आर जस्ट द रेप्लिका विद द मिनिमल चेंजेस। ठीक है, सो जीएसटी के अंदर वो कहता है कि जी उसने दोनों एक्ट्स बताए आपको, स्टेट एक्ट भी बता रहा है और सेंट्रल एक्ट भी बता रहा है। द हाई कोर्ट ऑफ द केरला ने एक ही बात कही कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो आपके गुड्स डिटेन किए हैं वो प्रॉपर वैलिड तरीके से डिटेन किए हैं, 129 के अंदर डिटेन किए, और उसमें नोटिस भेजा जाता है कि ये गुड्स आपके कॉन्फिस्केट क्यों ना किए जाए, और कॉन्फिस्केशन का सेक्शन है 130। ठीक है, और वो कहता है कि जी अथॉरिटी को बस हमने ये कहा कि जल्दी से आप अपनी एडजुडिकेशन कंप्लीट करें विद इन अ वीक और गुड्स को रिलीज करें अगर ये रिलीज करने बनते हैं तो। ठीक है, सो वो इमीडिएट गुड्स मांग रहा था, तो हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बस ये कहा कि आपने जो डिटेन किया वो बिल्कुल वैलिडली डिटेन किया, बस थोड़ा सा एक्सपीडाइट कीजिए, अपने काम जल्दी से खत्म कर लीजिए, अगर छोड़ने हैं तो छोड़ दीजिए, कॉन्फिस्केट करने हैं तो कॉन्फिस्केट कर लीजिए। ये भी ऐसा ही है जी, वर्थ पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके ना गुड्स डिटेन हो गए। ठीक है, गुड्स सीज हो गए जी, इनके रास्ते में थे, दिल्ली से सिलीगुड़ी जा रहे थे। ठीक है, और वो कहते हैं कि जी असेसी ने कहा कि जी इनको रिलीज करो, हाउएवर देयर वर सफिशिएंट रीजन विद द असिस्टेंट कमिश्नर टू पास द ऑर्डर ऑफ द सीजर। ठीक है, सबसे पहले ये कहां पे पहुंच गए जी? हाई कोर्ट में पहुंच गए। हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है, वैलिडली आपके गुड सीज किए हैं, सीज ही रहेंगे, और ये साथ में फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। कुछ लोग ज्यादा ही जल्दी में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस कर दीजिए, एंड उसने कहा कि जी ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इसके अगेंस्ट जो एसएलपी फाइल की, तो असिस्टेंट कमिश्नर ने इनके गुड सीज कर लिए, इन्होंने कहा गलत तरीके से सीज किए, गलत वजह से
सीज किए, तो ये पहले हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं दी और पिटीशन उनकी डिसमिस कर दी बिना सुने ऑन मेरिट्स। VKC फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टार मार्क करेंगे जी। मैंने ना आपको हिरार्की करवाई थी, ठीक है। हिरार्की सेज, वैसे तो हम एक्ट से शुरू होते हैं, सबसे ऊपर से शुरू होते हैं, सबसे ऊपर है जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई एक्ट भी नहीं है, हर एक एक्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लेकर आता है कि भारत का संविधान क्या आपको परमिशन देता है, ठीक है। सो सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक्ट्स हैं जी, एक्ट्स के बाद रूल्स हैं, फिर रेगुलेशंस हैं और फिर सर्कुलर्स हैं, और बीच में एक वर्ड और आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आर द पार्ट ऑफ द एक्ट, तो जहां पे एक्ट होते हैं वहीं तो उनके पैरेलल नोटिफिकेशन लिखा जाता है, बिकॉज नोटिफिकेशन आर ब्रॉट टू ब्रिंग द अमेंडमेंट्स इन द रूल और द एक्ट्स। आर वी गुड सो फार? इन्होंने केस में से सुनेंगे जी, इसने क्या कहा कि जी रिफंड का सेक्शन टच किया है इन्होंने, सेक्शन 54 रिफंड का सेक्शन, और इन्होंने कहा कि वहां पर इन्होंने लिखा है कि अगर इन्वर्टेड टैक्स रेट्स हो, इन्वर्टेड टैक्स रेट्स क्या होते हैं? जब रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ज्यादा हो, सॉरी मैंने ड्यूटी बोल दिया, जीएसटी ज्यादा हो, लेटर से 18%, ठीक है। जो प्रोडक्ट या सर्विसेज में लेता हूं उस पर 18% पे करता हूं, और जो आगे देता हूं उस पर 5% है, ठीक है। तो क्या होता है, जिसकी वजह से मेरा आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, और मैंने कहा सर इसे यूज कहां करूंगा, ठीक है। वो कहता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, बट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो आपकी 5% है। तो मैंने कहा सर ये तो इस महीने एक्यूमुलेट हुआ, क्वार्टर में एक्यूमुलेट होगा और हर साल एक्यूमुलेट ही होता रहेगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं आप रिफंड ले, ठीक है। और रिफंड के लिए इन्होंने कहा कि जी रूल 89 सब रूल 5 में जाके पढ़ लो। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना चाहिए। ये कहते हैं कि सर यहां पे रूल एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक्ट में लिखा था कि आप रिफंड ले लेना आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। और जब मैं रूल्स में गया रिफंड के लिए, जब उन्होंने मेरे को फॉर्मूला बताया कि कैसे आपको कितना रिफंड आप अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई करना है, तो वहां पे उन्होंने लिखा आईटीसी ऑफ इनपुट, वहां पर इनपुट सर्विसेज नहीं लिखा। तो इन्होंने कहा कि जी रूल ने मेरे को इनपुट सर्विसेज का रिफंड देने से मना कर दिया, जबकि एक्ट ने कहा था दोनों का रिफंड मिलेगा। तो रूल एक्ट के ऊपर होके कैसे बात कर रहा है? तो रूल को यहां पे ओवरराइड करना पड़ेगा जी एक्ट को, और रूल के अंदर मॉडिफिकेशन करवाइए कि रूल ने इनपुट सर्विसेज का आईटीसी देने से कैसे मना कर दिया। आपको प्रॉब्लम समझ में आई सारी? ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए ना पहले सेक्शन 54 लेकर आया हूं, प्लीज आइज ऑन द बोर्ड। पहले सेक्शन 54 पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 54 के सेक्शन 3 क्लॉज डबल आई, सब सेक्शन 3 54 सब सेक्शन 3 क्लॉज डबल आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे वो कहता है वेयर द क्रेडिट। आप देखिए जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये प्ली ठीक थी कि नहीं थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि सर हमें कुछ भी गड़बड़ दिखती नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या कहा वो बाद में बताऊंगा, आप एक बार ही पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए। तो वो कहते हैं कि जी आपको रिफंड हम देंगे, ठीक है, और रिफंड वो कहते हैं कि जी मिलेगा नहीं अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का अदर देन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, अगर तो आपने एक्सपोर्ट किया है। नंबर 2, where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs, ठीक है जी, being higher than the rate of tax on the output supplies, ठीक है। बट वो कहते हैं नील और फुली एग्जाम को छोड़ देना, मतलब टैक्सेबल होने चाहिए वो, ठीक है, कि मैं इनपुट पे दे रहा था 18 और आगे जब आउटवर्ड सप्लाई करता तो 5। अगर आप कहते हैं सर आउटवर्ड के ऊपर एग्जम्पशन है, फिर तो आईटीसी मिलना ही नहीं, फिर तो आईटीसी नहीं मिलना, फिर रिफंड कहां से लग गया। एक्सेप्ट द सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। जिनको तो नोटिफाई कर रखे हैं कि इनके ऊपर नहीं मिलना, उनको तो मिलना ही नहीं, बट जनरली हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो हमने पिटिशनर से ये बात पूछी कि सर आप तो कह रहे थे एक्ट में
आईटीसी का रिफंड दोनों का मिल जाता है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का। बट एक्ट में कहाँ लिखा हमें समझ नहीं आया। हमने कहा सर एक बार रूल भी पढ़ा दो, रूल में कहाँ पे मना किया, तो यहाँ पे जब नेट आईटीसी की बात की रिफंड के लिए, रिफंड का ये फॉर्मूला है मैक्सिमम रिफंड अमाउंट, सो टर्नओवर इन्वर्टेड इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। ठीक है, तो अगर सिर्फ इन्वर्टेड की है फिर तो सारा नेट आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाएगा। तो नेट आईटीसी से आपका क्या मतलब है, कहता है नेट आईटीसी का मतलब आईटीसी अवेल्ड अपॉन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज नहीं लिखा। इसी बात पे सारी फाइट हो रही है कि रूल के अंदर, रूल 89 सब रूल 5 के अंदर जब नेट आईटीसी, जब रिफंड की बात आई तो आपने नेट आईटीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट के आईटीसी के ऊपर, इनपुट गुड्स के आईटीसी की बात की होगी, इनपुट सर्विसेज के ऊपर जो आईटीसी है उसका रिफंड क्यों नहीं देते। यही ब्लॉकेज समझ में आई आपको कि यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है जी, इसने कहा कि जी नेट आईटीसी मतलब आईटीसी ऑफ इनपुट्स, नॉट द आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा या लगता है कि सेक्शन 54 भी सिर्फ इनपुट्स की बात कर रहा है। रूल में तो बड़ा क्लियर दिख रहा है जी, उन्होंने साफ साफ बोला आईटीसी मतलब आईटीसी ऑन इनपुट्स। बट मैंने कहा कि सर सेक्शन ने भी यही बात बोली थी कि आईटीसी ऑफ इनपुट्स, इज इट सो? सर रूल में कुछ है नहीं देखने वाला। अब मैं आपको फिर से बोल देता हूं, जस्ट टू रिकॉल फाइट क्या थी, प्ली क्या हुई, यूनियन ऑफ इंडिया पे हमने केस क्या किया। सर एक्ट बोल रहा था रिफंड दोनों का देंगे, इनपुट का और इनपुट सर्विसेज का, जबकि रूल में आपने लिखा कि जी रिफंड के लिए मैक्सिमम अमाउंट जो फॉर्मूला था उसके अंदर आपने लिखा इनपुट ऑफ आईटीसी ऑफ इनपुट्स, वहां पे आपने इनपुट सर्विसेज नहीं लिखा, वो तो बड़ा क्लियर है जी। यहाँ पे इनपुट सर्विसेज नहीं लिखा, आईटीसी अवेल्ड अपॉन इनपुट्स लिख दिया, जबकि उसने ये कहा कि एक्ट में तो लिखा था दोनों का रिफंड देंगे। तो रूल एक्ट को सर्कमवेंट कैसे कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकता है, दिस वाज द फाइट। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग से सिर्फ ये जो पूछना चाहता हूं कि जी आप मेरे को मंथन करके बताएं कि एक्ट में कहीं पे ये बात लिखी है कि दोनों का आईटीसी का रिफंड देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर कोई फाइट है ही नहीं, एक्ट भी साफ साफ बोल रहा है आईटीसी ऑफ इनपुट्स। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर कोई फाइट नहीं है, क्या भी टाइम चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर फाइट है, एक्ट तो बोल रहा है दोनों का मिलेगा, इनपुट का भी और इनपुट सर्विसेज का। क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूं। लेट अस से एक रॉ मटेरियल खरीदा जिसके ऊपर जीएसटी पे किया 18% और इसके ऊपर जॉब वर्क करवाया, उसके ऊपर भी जीएसटी पे किया 18%। ठीक है, 100 रुपए के रॉ मटेरियल, 100 रुपए का जॉब वर्क, 18 रुपए दोनों के ऊपर जीएसटी पे किया। मेरे पास आईटीसी कितना है टोटल 36 का, ये 200 का बेचा, टैक्स लगता है जी 5%, 10 रुपए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसमें से माइनस किया 26 रुपए बच गए। ठीक है, अब मैं जब ये 26 का रिफंड लेने लगा, कहते हैं कि इसका तो देंगे, इसका नहीं देंगे, क्योंकि रिफंड के फॉर्मूला ने बोल दिया जी आईटीसी ऑफ इनपुट्स का ही रिफंड ले सकते हैं, आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज का नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि इन्होंने प्ली लगाई कि सर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज डबल आई स्पेसिफिकली उसने बोला allows the refund of ITC of both। रूल्स ने कैसे मना कर दिया?
द आंसर इज यस। ठीक है जी, मेरे को उम्मीद नहीं है कि आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सर एक्ट सुपरसीड ही करता है रूल्स से, तो इसमें लिखा है इनपुट्स पे, तो बाय इम्प्लाइड इसने बोला दोनों का मिल जाएगा जी, 18 और 18, जबकि रूल्स ने कहा कि जी एक का ही देंगे, तो हमने कहा रूल कैसे को देखेंगे ना फिर। एक्ट को देखेंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछूं कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि 18 + 18 करना चाहिए। मेरा तो बस यही क्वेश्चन था स्टार्टिंग से, कहाँ पे लिखा है कि 18 + 18। एक्ट में कहाँ बोला था कि आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड ले जाओ, क्योंकि मेरे को तो इम्प्लाइड नहीं होगा कि अगर आप फुल अमाउंट चार्ज करते, जैसे वो आपने रॉ मटेरियल और उसका इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड कुछ नहीं होता। सर आउटपुट सप्लाई दे रहे हैं तो टोटल मटेरियल बना के जितना लग रहा है उसको ही दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता आधा रिफंड ले लो आधा ना लो। बहुत कुछ होता है, जैसे कि अब आप कहेंगे सर इस पे मशीनरी भी खरीदी है 1 करोड़ की, उसका भी रिफंड मिला, जो सिर्फ और सिर्फ इसी गुड्स के लिए नहीं मिलता उसका, नहीं उसका तो वो भी तो आ सकता। सर इनपुट सर्विसेज इनपुट्स में ही आ रहे हैं। अच्छा, ये इनपुट्स के अंदर आप कह रहे हैं कि इनपुट सर्विसेज आ रही हैं, लिखा नहीं है बट सर आ रही नीचे है। लिखा हुआ है एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फोर्थ ऐसा केस में। ये यस सर, सप्लाई ऑफ ये वाले एक्सेप्शन पढ़ रहे हो कि प्रोवाइजो पढ़ रहे हो? नहीं सर, यही वाली एक्सेप्ट, ये तो आउटवर्ड की बात कर रहा है। एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ, ये तो आउटवर्ड की बात कर रहा है, इनवर्ड सप्लाई की बात नहीं कर रहा। फिर मैं तो उसी की बातें कर रही हूँ। यहाँ पे ये इनपुट में आप कह रहे हैं कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों आते हैं, ये भी गलत है, यहाँ पे भी नहीं है। दिस इज नॉट द वर्ड। सर या तो आप कुछ छुपा रहे हो, आप दिखा रहे नहीं, हैं। दिस इज द वर्ड where the credit has accumulated। ITC आपका accumulate हुआ। ये इनपुट का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ जी। अगर ये होती सर्विसेज, प्लीज ध्यान से सुनना, जिसमें थोड़ा बहुत मटेरियल भी लगता है, ठीक है, मैं किसी को सर्विसेज दे रहा हूँ और सर्विसेज जो मैं रिसीव करता हूँ वो 18% की, और जो आउटवर्ड सर्विसेज दे रहा हूँ उस पर 5% टैक्स लगता है, ठीक है। कुछ भी लेट अस से एजुकेशन लेते हैं एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, कि मेरे को जो रेंट मैं लेता हूँ, रेंट पे करता हूँ, रेंट इज मेरे लिए इनवर्ड सर्विसेज, उस पर मेरे को 18% पे करना पड़ता है, तो 18% का आईटीसी लूंगा, बिल्कुल लूंगा। और जब मैं आउटवर्ड सर्विस देता हूँ तो उस पर से 5% टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा कि सर इस केस में रिफंड मिलेगा, कहते बिग नो। मैंने कहा सर 54 सबसेक्शन 3 क्लॉज डबल आई, उसने बोला रिफंड मिलेगा, कहते सिर्फ गुड्स के केस में मिलता है। अगर सर्विसेज के केस में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर हो तो कोई रिफंड नहीं है। ये कौन सा वर्ड बताता है? ये वर्ड बताता है इनपुट्स। इन्वर्टेड टैक्स रेट ऑन गुड्स के केस में रिफंड मिलेगा, इन्वर्टेड टैक्स रेट। बट किसका रिफंड मिलेगा? वो कहता है वो क्रेडिट दोनों का। यहां पर उन्होंने कहा कि जी क्रेडिट दोनों का हो जाएगा, चाहे वो इनपुट का हो या इनपुट सर्विस का, 18-18 दोनों के, ठीक है। बट सर्विसेज के केस में अगर इन्वर्टेड टैक्स रेट है और आपका जीएसटी एक्यूमुलेट होता रहता है तो उसमें कोई रिफंड की प्रोविजन है ही नहीं। तो फिर इनको यहाँ पे इनपुट गुड्स लिख देना चाहिए था ना, ऐसे तो फिर ये वाली चीज तो स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इनपुट्स, ठीक है, स्टार्ट विद द गुड्स और इनपुट सर्विसेज पढ़ोगे तो सभी ठीक है। इट इज क्लियर। यहाँ पे इनपुट गुड्स लिखने की जरूरत नहीं थी, इनपुट्स की डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर होता है। यहाँ पर द वर्ड इज क्रेडिट, उसने यहाँ पर बाइफरकेट नहीं किया कि क्रेडिट सिर्फ आईटीसी ऑफ गुड्स ही मिलेगा। यहाँ क्रेडिट वर्ड के अंदर उसने कहा कि सर दोनों के आईटीसी मिल जाएंगे, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। लेकिन जब फॉर्मूला आया तो उसमें आपने कहा कि सिर्फ गुड्स का ही मिलेगा। और फेवर में आया है जी वीकेसी फुटस्टेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में जजमेंट आई है, रीड करेंगे जी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। The petitioner challenged the validity of the amended rule 89 sub rule 5, मैंने आपको पढ़ा दिया, to the extent it denies the refund of ITC relatable to input services. The case of the petitioner is that कि 89 को जब amend किया गया, ये अल्ट्रा वायरस है जी सेक्शन के,
जबकि रूल अल्ट्रा वायरस कर नहीं सकते एक्ट को। इन एज मच एज द सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट कि रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, उन्होंने तो बोला था कि जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट रहेगा, जो मेरी केस के अंदर 18 + 18 36, उसमें से पहले मैंने आउटपुट का पे कर दिया, बचा कितना 26, तो उसने कहा था 26 का हम आपको रिफंड कर देंगे। कहता है उसने तो दोनों को कवर किया था, इनपुट को भी और इनपुट सर्विसेज को भी, लेकिन 89 ने साफ साफ लिख दिया, अगले पेज पे आ रहे हैं, 89 ने कहा कि जी हम आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स का देंगे जी, इनपुट सर्विसेज आर नॉट एलिजिबल फॉर द कैलकुलेशन। तो वो कहते हैं कि जी जबकि तो उन्होंने लिखा था कि एनी क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, तो हेल्ड दैट, पढ़ेंगे जी ध्यान से, द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्मूला, जो कि सब रूल 5 रूल 89 में गिवन है, टू एक्सक्लूड द रिफंड ऑफ द इनपुट सर्विस एज अ पार्ट ऑफ द रिफंड अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 54 सबसेक्शन 3, जिसने साफ साफ बोला था एनी अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट, तो जिसमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों आने चाहिए। Therefore, as per the provision of the subsection 3 of the section 54, the legislature has provided, legislator जिसने भी कानून बनाया, has provided कि registered person को रिफंड मिल जाएगा जो भी उसका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी होगा। बट 89 ने कहा कि जी हम तो आपको सिर्फ इनपुट का देंगे, इनपुट सर्विसेज का नहीं देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये गलत बात इन्होंने बोली। एंड थोड़ा आगे जा रहा हूं जी सीधा, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय फ्रेमिंग द रूल रिस्ट्रिक्टिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजन कैन नॉट बी द इंटेंट ऑफ लॉ टू डिनाई द रिफंड ऑफ द टैक्स जो कि आपने पे किया इनपुट सर्विसेज का। सो इन दैट केस वो कहता है कि ये अल्ट्रा वायरस है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज अल्ट्रा वायरस एंड द रिस्पोंडेंट्स आर, रिस्पोंडेंट मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है, वीकेसी फुट वाले ने डिपार्टमेंट आर डायरेक्टेड टू अलाउ द क्लेम ऑफ द रिफंड मेड बाय द petitioner considering the unutilized ITC of input services as well as to be added into the net ITC for the purpose of the calculation, or the petitions are allowed. अभी good, समझ में आया अब आपको? इसके लिए दोनों पढ़ने बहुत जरूरी थे, मैंने वो दोनों रेलिवेंट कॉपी करके आपको पढ़ा भी थे। चलेंगे आगे, ब्रेक ले लेते हैं जी 5 मिनट की। सर एक ही बनाई गई है कि नेक्स्ट कैलकुलेशन है। चलिए ठीक है, मेक सेंस। ऑप्टिमल हेल्थ सॉल्यूशंस, ये भी बहुत सिंपल सा है। लॉ परमिट द पर्सन टू रेक्टिफाई और रिवाइज। एक्चुअल में क्या हुआ है, इन्होंने पहले ना कोई रिटर्न भर दी, अब झूठ बोल रहे थे या जेन्युइन ओमिशन थी नहीं पता, ठीक है जी, और बाद में इन्होंने करेक्ट कर दी एंड एडमिट किया कि जो पहले डिटेल दी थी दैट इज नॉट करेक्ट और ट्रू। अब इनका केस लग गया जी, और असेसमेंट पर्पस के लिए हम पुराने वाली खोल के बैठ गए। तो इन्होंने कहा कि सर आप पुराने वाली कैसे खोल सकते हो, जब मैंने नई भर दी तो आप सिर्फ नई देखो ना, पुरानी क्यों देखते हो। फेवर में नहीं आया जी, उन्होंने कहा कि जी पुरानी भी कंसीडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। The tax authorities have the right to retain the original form for the assessment purpose and they may ask the petitioner to provide the proper explanation कि आपने rectification क्यों की, पहले ये क्यों बोला था और अब ये क्यों बोल रहे हैं। Are we good?